एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां ब्रजभूषण सांसद की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर आए पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के नासिक से आए अरुण पांगरकर भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आखिर इनकी क्या मांगे हैं और कौन सी मांगों को लेकर ये जंतर मंतर पर धरने पर आ बैठे हैं, आइए पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं अरुण रामचंद्र पांगरकर महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा गांव महाराष्ट्र राज्य में पांगरी बुद्रुक है, तालुका सिन्नर और जिला नासिक। मैं सन 2003 से लोगों के हित के लिए यानी समाज सेवा के माध्यम से आंदोलन करके आया हूँ और सभी आंदोलन में मुझे कामयाबी हासिल हुई है। आज मैं दिल्ली में आर्थिक विषमता के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आया हूँ। अभी आर्थिक विषमता एक्चुअली क्या है ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हमारे देश में काम और दाम इनमें व्यस्त प्रमाण है, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यानी जिनको काम कम है उनको दाम ज़्यादा मिलता है और जिनको काम ज़्यादा है उनको दाम कम मिलता है। और समाज के और लोगों की धारणा ये है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है इसका कारण वो कर्तृत्ववान है, उसकी शिक्षा है, शिक्षण है। मगर असलियत में हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि पैसा ज़्यादा होने में कर्तृत्व खाली 1% रहता है और 99% सिस्टम ही उसको जिम्मेदार रहती है। आप अगर समझ लेंगे तो देखो, जो उद्योगपति होता है तो उद्योगपति का जो प्रोडक्ट होता है उसके प्रोडक्ट को हमी भाव मिलता है, इसलिए वो अमीर रहता है। और किसान और जो अन्य मेहनतकश होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उनको हमी भाव मिलता नहीं है। कभी नेचुरल जो डिजास्टर है वो नेचुरल डिजास्टर के कारण भी उसकी बहुत हानि होती है और जिसके कारण वो गरीब रहता है और समाज समझता है कि उसके पास धन कम है, इसका मतलब ये कर्तृत्व शून्य है, निर्बुद्ध है। अभी मैं पूरा सिस्टम आपको समझाता हूँ, मेरा किसी को विरोध नहीं है, मुझे खाली आपको ये गलत सिस्टम जो है आर्थिक विषमता की वो आपको समझा देनी है। देखो, हमारे क्रिकेट पटु है, अगर एक सिक्स मारते हैं तो उनको करोड़ों रुपए की राशि प्राप्त होती है। हमारे जो हीरो लोग हैं एक चित्रपट अगर निकालते हैं तो करोड़ों रुपए की राशि उनको मिलती है। हमारे जो नेतागण हैं, नेतागण अगर एक पंचवार्षिक का भुगतान करते हैं तो 8 पीढ़ियों की कमाई वो कर लेते हैं। और जो 2 नंबर के लोग हैं वो तो वैसे ही उनको तो 2 नंबर ही कहा जाता है। अगर हमारे उद्यमी है तो उनके पास भी बहुत कमाई होती है। अगर हम देखेंगे सरकारी नौकर का क्या है, सेवा कैसी भी दो दाम रगड़ मिलता है। और कष्टकरी किसान है उनका क्या है कि काम कितना भी करो उनके भाग्य में तो हमेशा पत्थर ही रहता है। तो ये जो सिस्टम है ये इसका कारण सिस्टम है। तो हमारा ये कहना है कि जिस देश में काम करने वाले जिनके कष्ट पर, जिनके काम पर पूरा देश चलता है वो उपासी रहते हैं और जो चोर लफंगे हैं उनका जो काम है वो एक्चुअल में देशद्रोह है, वो तो घिसे है। तो ये सिस्टम हमको बदलना होगा। तो ये बदलने के लिए क्या करना होगा, तो हमारे यहाँ जैसा डैम होता है, डैम में अगर पानी अतिरिक्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डैम का गेट खुलवा के वो अतिरिक्त पानी हम मुक्त कर देते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में अर्थ की यानी पैसों की कमी नहीं है, खाली प्रश्न यह है कि जो पैसा है वो मुट्ठी भर लोगों के मुट्ठी में फंसा हुआ है।
तो हमको करना क्या होगा कि हर आदमी को अपने खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना धन संग्रह वो कर सकता है, उसकी एक विशिष्ट सीमा निर्धारित करनी होगी। उस सीमा से अगर धन संग्रह पार होता है तो हमको क्या करना होगा, उस धन को राष्ट्रीय धन के रूप में सरकार जमा करना होगा। और वो सरकार जमा किया हुआ धन जिनके हाथ के काम को अच्छा दाम नहीं मिलता, तो उनके काम को अच्छा दाम दिलाने के लिए उनको यूज करना होगा। यानी उसे आप साम्यवाद भी कह सकते हैं। क्या होता है भांडवलशाही में, होता क्या है कि जो भांडवलदार वर्ग है वो खुद काम करता नहीं है, वो उसके धन के जोर पर मेहनती, बुद्धिमान और कर्तृत्वशाली लोगों का खाली यूज कर लेता है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वो खुद कमा लेता है। तो हमारा जो मकसद है ये है कि हमारे यहाँ साम्यवाद आना चाहिए, जिस प्रकार कि हर हाथ को काम और हर काम को सही दाम। कौन सा भी काम को हमको हल्का भारी नहीं करना चाहिए, उसकी उपयुक्तता देखनी चाहिए। क्या क्या मांग करते हैं आप? जैसे किसानों को अधिक जो है मेहनत करनी पड़ती है, लेबर मजदूर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, हाँ। तो क्या मांग है आपकी कि इन लोगों को कितना उपयुक्त धन मिलना चाहिए? हाँ, मेरी मांग है कि आज अगर हम देखेंगे कम से कम 30,000 रुपया जिसको मासिक उत्पन्न है आर्थिक, तो उनका जो गुजारा है वो अच्छी तरह चलता है। तो हमारी मांग है कि जिनका जो इनकम है वो मासिक इनकम 30,000 से कम है, तो सरकार ने क्या करना चाहिए कि जितना कम उनका पड़ता है इनकम 30,000 के लिए, तो सरकार ने ये जो इनकम है तो सरकार ने वो इनकम उनके खाते में डालना चाहिए। और वो इस प्रकार कि जिनकी धनराशि यानी मासिक आय मर्यादा से ज्यादा है, मैंने वो डैम का एग्जाम्पल दिया, और अब कुकर का भी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अगर कुकर में जो भाप रहती है वो ज्यादा मात्रा से बनती है तो वो सीटी ऊपर होके वो भाप मुक्त हो जाती है, वैसा धन का ही होना चाहिए। मर्यादा से धन जिनके पास ज्यादा होता है तो वो धन उनकी मुट्ठी से मुक्त होना चाहिए, और उस धन का यूज गरीबों के काम को अच्छा दाम दिलाने के लिए होना चाहिए। आप ये कई सालों से आप देश के विभिन्न राज्यों में आप आंदोलन चला रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी किया, हाँ। विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों में आपकी खबर भी छपी, हाँ। लेकिन क्या मानते हैं कि अब तक जो है 20 साल हो गए हैं आपको, हाँ। अब तक जो है आपके संघर्ष को जो है रूप नहीं मिल पाया? क्या कारण? इसका कारण ये है कि मैं निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहता हूँ। मैं वैसा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने लाख रुपयों की नौकरी को छोड़ा है और ये समाज कार्य में उतरा हूँ। मुझे प्रसिद्धि से ज्यादा मैं प्रश्नों को ज्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ, क्योंकि प्रसिद्धि से मुझे जितना आनंद नहीं मिलता उससे भी 1000 पट आनंद मुझे यानी समाधान मुझे गरीबों के जो प्रश्न होते हैं, समस्याएं होती है, वो हल होने में मुझे मिलता है। मगर आज मैं प्रसिद्धि के जोत में आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आया है कि ये जो आर्थिक विषमता का जो आंदोलन है वो नेशनल लेवल का आंदोलन है। उसको अगर तेज करना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना होगा, और इसलिए पहली बार मैं प्रसिद्धि के जोत में आया हूँ। आप महाराष्ट्र में भी आपने नासिक में आपने कई जो है धरना प्रदर्शन किए, हाँ। तो आज दिल्ली में आपको आने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो आर्थिक विषमता का जो मामला है वो नेशनल लेवल का है। अभी इसके पहले जो आंदोलन मैंने किए वो लोकल लेवल के थे, ये नेशनल लेवल का है, ये केंद्र शासन से रिलेटेड है, और इसीलिए मैं इधर जंतर मंतर पे किस तरह से समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है आपको जन का? जन का इतना समर्थन मुझे मिला है कि इसकी जो रंगीत तालीम थी वो मैंने पहले गांव में की, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये एक सामाजिक चळवळ है,
और ये हमारे जन्मभूमि से होनी चाहिए। इसलिए 1 मई से 5 मई तक मैंने गांव में अनशन किया, जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला और लोगों ने ये आंदोलन चलाने के लिए, मेरे पास पैसा कम है तो उन्होंने मेरे अकाउंट पे उनके जो आर्थिक ऐपत है उस ऐपत के हिसाब से उन्होंने धनराशि डाल दी और उनके धनराशि के बल पर मैं इधर आ पहुंचा हूँ। चप्पलों से आप सफर तय कर रहे हैं, हाँ। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप आ चुके हैं, हाँ। तो किस तरीके की जो है अव्यवस्था से जूझना पड़ सकता है और आपको, और कितने दिन यहाँ पर जो है रहना पड़ सकता है, तो क्या तैयारी करके? हाँ, मेरी तैयारी ये है, मैं धन शक्ति और जनशक्ति से ज्यादा मैं आत्मशक्ति को इम्पोर्टेंट देता हूँ। धन शक्ति में और जनशक्ति में पावर तो है ही, मगर उससे ज्यादा पावर आत्मशक्ति में है। जब हम आत्मक्लेश सहन कर लेते हैं, हमारा मेडिकल रिपोर्ट जब खराब आता है तो पूरी सरकार उसके कारण हिल जाती है। इसलिए मैं भगवान के भरोसे, क्योंकि आत्मशक्ति ये भगवान के श्रद्धा पर निर्भर होती है। जनशक्ति में क्या है, आजकल जन लाने को भी धन लगता है और इसीलिए ये धन शक्ति और जनशक्ति ये जो है वो शाश्वत नहीं रहती, मगर आत्मशक्ति जो है, आत्मशक्ति का बल शाश्वत होता है। जो सरकार सैकड़ों हजारों लोगों की जनशक्ति से हिलती नहीं, वो सरकार हमारे आत्मक्लेश से, जब हमको जो पीड़ा होती है, हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट खराब होती है, तो इसके कारण वो हिलती है। जनशक्ति के लिए भी हमको धन खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि अगर धरना धरने के लिए लोगों को लाना होता है तो वो पैसों के बिना होता नहीं है। मगर आत्मशक्ति ये ऐसी चीज है कि वो खाली श्रद्धा के बल पर ही निर्भर होती है। तो आप दिल्ली आए हैं, हाँ। क्या लग रहा है कि जो आंदोलन है, जो प्रदर्शन है, उसमें कितना सफल हो पाएंगे? मैं 100% उसमें सफल हो पाऊंगा, क्योंकि मैं शिवाजी महाराज का भक्त हूँ, संभाजी महाराज का भक्त हूँ और मेरा नारा है कि कटेल पण हटणार नहीं। जो मैं समस्या लेके यहाँ आया हूँ, तो वो समस्या छुड़ाने के लिए अगर मुझे मृत्यु भी आई तो भी मैं डरूंगा नहीं। किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पे आप करने वाले हैं? आमरण अनशन करने जा रहा हूँ और इसके लिए मुझे लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया है कि यहाँ आने के लिए मुझे, तो लोगों ने मेरे अकाउंट पर धनराशि डाल के मुझे यहाँ आने के लिए प्रबल किया। मैं अभी नासिक से आया हूँ, मुझे रिजर्वेशन का इंतजाम हुआ नहीं, तो मैंने जनरल का टिकट लगा के पूरा 24 घंटा खड़ा रह के मैं वहाँ आया हूँ, मगर फिर भी मैं थका नहीं हूँ, क्योंकि जनहित के कार्य में जो एनर्जी है वो भगवान से मुझे प्राप्त होती है। आपको महाराष्ट्र में कई लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, जैसा कि समाचार पत्रों में भी हाँ। प्रकाशित हुई हैं आपकी खबरें, और अभी आप जो है पराए एक राज्य में जो है आए हुए हैं, जहाँ पर आपका कोई जानकार नहीं है। तो आमरण अनशन की आपने बिल्कुल जो है प्लानिंग कर ली है, तो ये जो है अगर नहीं सुनती है सरकार इसके बावजूद भी, तो क्या लगता है कि क्या किया जाएगा? ये आमरण अनशन के बाद मैं गरीबों की आवाज नाम का संगठन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बम्बई से लेकर कोलकाता तक पूरा देश घूमने वाला हूँ। गरीबों की घर घर में, झोपड़ी झोपड़ी में जाकर उनके दिल में मैं क्रांति की ज्वाला जलाने वाला हूँ। और मेरा सरकार से आह्वान है कि देखो, हम गरीब लोग 80% है, श्रमिक कष्टकरी लोग 80% है और अमीर लोग खाली 20% है, मगर धन के बल पर वो हम पर राज करते हैं। अगर हमारी मांगे आप मानोगे नहीं तो 80% हम गरीब लोग इकट्ठा होकर सरकार भी हम आपके हाथ से छीन सकते हैं
और गरीबों के, कष्टकरी किसानों के हित में कानून बनाकर, साम्यवाद लाकर आर्थिक विषमता हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं।